की भी चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं आपको। संजय श्रीवास्तव जी स्टेट हेड हैं वीआईपी के। संजय जी, आपकी चर्चा में आपका स्वागत है। आरुषि सुंदरियाल जी युवा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, उसकी वीआईपी परिवार आज की चर्चा में आपका स्वागत करता है। और संजीव वर्मा जी सह मीडिया प्रभारी हैं। संजीव जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुख में संजीव जी आपसे शुरू करता हूं। संजीव जी, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं स्टार प्रचारकों की, आपकी पार्टी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके, अगर हम बात करते हैं प्रहलाद जोशी जी की, रेखा वर्मा जी की बात कर लेते हैं, बड़े बड़े चेहरे आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस सबसे बड़ा जो एक बात करें कि एक तो कलह से उभर नहीं पा रही है, दूसरी बात है कि स्टार प्रचारकों को लेकर जिस तरीके की रार कांग्रेस के अंदर चल रही है, किस तरीके से उसको वैचारिक पटल पे आप रखते हैं संजीव जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे ग्राम सभा चुनाव, विधायक के चुनाव, कहने का तात्पर्य है छोटे से लेकर बड़ा तक जितने भी चुनाव हैं, हम उनको पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। और जो खटीमा में कितने गंभीर थे आप संजीव जी? जैसे भी आपने स्टार प्रचारक की बात है, स्टार प्रचारक हम जो बुला, अभी जैसे वर्तमान चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और प्रहलाद जोशी जी, स्मृति ईरानी जी सहित हमारे जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भी बहुत नामी गिरामी चेहरे जो एक पब्लिक जिनको लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं, ऐसे इस प्रकार के 40 स्टार प्रचारक हमारे चुनाव में आने वाले हैं, जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो ये तो दृढ़ सत्य है, निश्चित है कि एक बड़े बहुमत के साथ हम लोग चुनाव मैदान में विजय प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन एक कितना प्रचंड बहुमत के साथ हम इस चीज के अंतर को कितना बड़ा बना सकते हैं, इसके लिए हम ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दूसरी ओर आप ये देखिए, कांग्रेस के अंदर जबरदस्त एक हताशा का वातावरण है, पार्टी के अंदर जबरदस्त सर फुटबॉल की स्थिति है। वो सर फुटबॉल की स्थिति आज उस समय देखने को मिलती है जब वहां की निर्मला गैतोड़ी जी, जो प्रत्याशी है चंपावत में, अपना नामांकन करने जाती हैं और कांग्रेस पार्टी के 2 शीर्ष बड़े नेता हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी उनके नामांकन में शामिल नहीं होते। साथ ही कई सारे ऐसे विधायक जो उस क्षेत्र के आसपास के और लेकिन अन्य गुटों से संबंध रखते हैं, तो ऐसे लोगों का वहां पर ना होना तो कांग्रेस की जो सर फुटबॉल है उसकी स्थिति को अपने आप ही बयां करते हैं। और मैं सोचता हूं ये जो चंपावत का चुनाव है, कांग्रेस केवल कांग्रेस से ही लड़ेगी। ये मैं इस बात का आपके सामने स्पष्ट उल्लेख कर रहा हूँ। आरुषि जी आपकी तरफ करना चाहूंगा। आरुषि, देखिए अगर हम बात करते हैं चंपावत उपचुनाव की, तो निर्मला गैतोड़ी एक ब्राह्मण चेहरा, और अगर चंपावत के बारे में कहते हैं तो 24% वहां पे ब्राह्मण वोटर हैं। अगर मुस्लिम वोटर की बात करते हैं लिमिटेड संख्या में, या ठाकुर वोटरों की हम बात करते हैं, इस तरीके की फाइट वहां पे आप देखते हैं कि अगर हम खटीमा की बात करते हैं तो भुवन चंद कापड़ी जी एक अच्छा मैंडेट लेके एक बड़ा चमत्कारिक रूप से निकल के आए, बड़े चेहरे के रूप में उभर के हुआ है। लेकिन लगता नहीं कि चंपावत में धामी जी की कंपेयर में थोड़ा सा चेहरा कमजोर है। आरुषि, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देते हुए एक महिला कैंडिडेट को जो है सीधा सीएम के अगेंस्ट लड़ाया है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं में विश्वास जताया है, महिलाओं को सम्मान दिया है और जो है बहुत ही अच्छा हमारा कैंडिडेट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक बात है स्टार प्रचारक जो हमारे आने वाले हैं या फिर तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भुवन कापड़ी जी भी वहाँ पे स्टार प्रचारक के तौर पर रहेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में धामी जी को हराया। और धामी जी को हम एक बार पहले हरा चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, हम धामी जी को दोबारा भी हरा सकते हैं। तो भाजपा को मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे।
अभी कुछ ही टाइम हुआ है, धामी जी एक बार हार चुके हैं, दूसरी बार भी हार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि धामी जी अब सीएम है और जो है आपको उन्हें सीएम बनाना है तो जनता भी उन्हें सीएम बनाना चाहती हो। अगर जनता को उन्हें सीएम बनाना होता तो वो पहले चुनाव थोड़ी हारते। जनता ने उन्हें एक बार नकारा है, जनता उन्हें दोबारा भी नकार सकती है। और जहां तक बात है कि निर्मला जी की, तो वो बहुत अच्छी कैंडिडेट है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छे बहुमत से बहुत अच्छा मैंडेट लेकर जो है एक विधायक हमारा विधानसभा में भरने जाना है। बिल्कुल संजय जी, देखिए अभी आरुषि जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को तवज्जो देती है, लेकिन ऐसी क्या बात रही कि 2022 में टिकट डिक्लेयर होते रेखा आर्या जी कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ जाती है। उस वक्त ये जो कॉन्सेप्ट है लागू नहीं होता कि महिलाओं का सम्मान, क्योंकि जो तकरार हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रचारकों को लेके, जो रार निकल के आ रही है, तो शायद किसी ठीक है कि भूले से भी कहना मान लेते हैं किसी का, हर बात पे तकरार नहीं अच्छी। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से चीज निकलती भी नजर आ रही है। देखिए, चुनाव की जब घोषणा हुई तो कांग्रेस के साथ साथ उत्तराखंड के भी लोग ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। पूरी तैयारी कांग्रेस में भी थी और जो जितने विशेषज्ञ थे, जितने गणितज्ञ थे, सब मान के चल रहे थे कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आ जाएगी। लेकिन जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक है, कांग्रेस अपने खुद के गुट में फंसती चली गई, गुटबाजी में फंसती चली गई और उसका परिणाम रहा कि जब चुनाव का परिणाम आया तो कांग्रेस 2 दर्जन सीट पाने में भी अपने आप को मजबूती से दिखा नहीं पाई। अब आते हैं चुनाव की उपचुनाव की बात। उपचुनाव में हर आदमी ये मान के चल रहा था कि पुष्कर सिंह धामी भले हार गए, क्योंकि मुख्यमंत्री उस समय जिस समय वो लड़े थे खटीमा से, मुख्यमंत्री का चेहरा थे, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं तो जो जनता उनको वोट देना चाहती थी खटीमा में, उसको पता नहीं था कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आज जो चंपावत की जनता वो जानती है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और यही रहेंगे, तो हमारी समझ से पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ एक मुख्यमंत्री को वोट देने जा रही है। इसलिए कांग्रेस के लिए इतनी मजबूती दिखाना, भले अपने आप को दिखा रही हो, लेकिन उतना मजबूत ढंग से वहां पे लड़ने की स्थिति लग नहीं रही है। हिमेश खड़गवाल थे, 2 बार के विधायक हैं, अगर उनको लड़ाती पूरे ताकत से लड़ते तो हो सकता है कि धामी के लिए एक बार मुश्किल होता। लेकिन शुरुआती दौर में ही इन्होंने ऐसे कैंडिडेट को सामने लाया है, हर आदमी सम्मान करता है। इस राज्य का निर्माण महिलाओं ने किया है, महिला को आपने टिकट दिया है, लेकिन यह चीज तब कहाँ चली गई थी जब 70 विधानसभा के लिए आपको महिला चुनना था, 70 विधानसभा में महिलाओं को आपको टिकट देना था, तब आपको ये नहीं समझ में आया। आज आपने पुष्कर सिंह धामी के सामने एक महिला कैंडिडेट कह रहे हैं बहुत बड़ा महिलाओं का सम्मान किया, ये बेमानी है। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, देखिए अगर धामी जी की बात को हम सुने तो धामी जी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि खटीमा, चंपावत और पिथौरागढ़ ये मेरी कर्मभूमि जन्मभूमि, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो बचपन है वो चंपावत में था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं वो बचपन का प्यार या बचपन में मुझे चंपावत, खटीमा और पिथौरागढ़ की जो कनेक्टिविटी रही है, हर एक दूसरे घर को मैं जानता हूं, लोग मुझे पहचानते हैं, एक तो ये पॉजिटिविटी जाती है बीजेपी की तरफ। लेकिन आप कहते हैं कि हर चुनाव को हम गंभीरता से लड़ते हैं, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी का ध्यान रखते हैं, तो फिर क्या बात थी कि संजीव आर्य जी, यशपाल आर्य जी और हरक सिंह जी आपकी पार्टी छोड़ के चले जाते? संजीव देखिए, बात रही संजीव आर्य जी की और यशपाल आर्य, वो एक मकसद लेके आए थे और एक मकसद लेके गए। यहाँ पर जिस समय कांग्रेस के अंदर एक तरह से हरीश रावत जी ने एक तानाशाही मकसद लेके आए थे कि आपने मकसद के लिए बुलाया, एक तानाशाही रवैया इख्तियार किया हुआ था हरीश रावत जी के, जिससे त्रस्त होके वो सब लोग आगे बढ़ते और उनको ये दिखाई दे रहा था कि अगली बार कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है, तो अपने विधायकी भी बच जाए, वो भी बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही थी। और अपने कि यहाँ पे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो विधायक भी बन जाएंगे और सब कुछ मिलेगा, और इसी नाते वो लोग यहाँ पे आए भारतीय जनता पार्टी ने और प्रचुर मात्रा में उनको सम्मान भी दिया और यहाँ पर उनको मंत्री बनाया, उनके बेटे को विधायक बनाया।
हरक सिंह जी को भी मंत्री पद दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। साथ ही इन लोगों ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे तौर पे कहूं तो विश्वासघात करने का काम किया। और जिस तरह से हरक सिंह रावत क्यों निकाला आपने? क्या हरक सिंह रावत को आपने क्यों निकाला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, किसी को कभी भी निकाल सकती है भैया। ये देखिए, आप की कोई एक बार किसी को टॉलरेट एक बार के लिए किया जाएगा, 2 बार किया जाएगा। अगर कोई पार्टी के ऊपर एक ब्लैकमेल करने का एक पूरा प्रयास करता रहेगा कि मैं पार्टी को ब्लैकमेल करके अपनी कोई भी बातों को बनवा लूंगा कि मैं भी टिकट पालूं, मेरी बहू भी पाले और मेरे और रिश्तेदार भी पाले, तो ये परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। परिवारवाद ये कांग्रेस में चलता है। कांग्रेस को मुबारक। और साथ ही आप ये देखिए, हरीश रावत जी ने यशपाल आर्य जी को दोबारा से ही एक कि हम हरिजन चेहरा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको ट्रैप किया और हरीश रावत जी के ट्रैप में आकर वो कांग्रेस पार्टी में गए। और मैं सोचता हूँ आज उनके सामने पछताने के सिवा और अन्य कोई भी विकल्प नहीं है बचा है। और साथ ही अभी आरुषि जी ने कहा कि हमने महिलाओं का सम्मान किया, इसलिए यहाँ पर एक महिला नेत्री को चुनाव मैदान में उतारा। बिल्कुल नहीं। आपने पिछले भी जो 3 उपचुनाव हुए, उन तीनों उपचुनाव में आपके पास मजबूत कितने वोटों से अगर जीतने वाले हैं, आपका अनुमान क्या है? प्रचंड बहुमत, आप प्रचंड जीत कर रहे हैं, क्या अनुमान है कितने वोट से जीतते हैं? संजय जी, अगर मैं कहूं कि एक तरफा जीत होगी और कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो जाए, तो मैं सोचता हूं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से चंपावत की जनता उनका जो अपार प्यार प्रेम झलक रहा है, जो उनको बिल्कुल एक ऐसा मतलब एक वार्म वेलकम कर रही है। बिल्कुल, तो मैं सोचता हूँ बराबर समय दिया जाएगा। मैं एक बार ले लेता हूँ आरुषि जी से। आरुषि जी, देखिए, एक मिथक रहा है उत्तराखंड में, जब से उत्तराखंड बना है, कि बीजेपी कांग्रेस ये मिथक बीजेपी ने तोड़ दिया 2022 में। हालांकि जिस तरीके से अभी स्टेट हेड संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की पूरी उम्मीद थी 2022 में, लेकिन लगता नहीं कि जमीनी स्तर पे तैयारी करने की अपेक्षा कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए और वक्त से पहले, रिजल्ट से पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं रहूंगा तो मुखिया की भूमिका में रहूंगा, वरना घर बैठूंगा। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये वक्तव्य या अंतर की जो स्थान थी, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज करती चली गई? आरुषि जी, अगर देखा जाए तो अगर आप ये सारी बातें भी कैलकुलेट करें तो साथ में ये भी कैलकुलेट करें कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। हमारे जो विधायक जितनी सीटें हमारी पहले थी उससे ज्यादा बढ़ी हैं, और अगर 19 सीटें ऐसी रही हैं जिन पर हार जीत का मार्जिन जो है वो 1000 वोटों से कम कर रहा है। अगर उन सीटों पे जिन पे मार्जिन कम रहा उनका भी मैं टोटल अगर ऐड करूं तो मात्र 60,000 वोट अगर हमें और मिल जाते उन सीटों पर, चुनी हुई सीटों पर, तो हमें जो है सरकार हम बना लेते। तो 60,000 वोट एक प्रदेश में एक बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस भले ही हारी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हार गई तो हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज तो हमारी 10 सीटें और बढ़ मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने आपके बीच में। आप प्लीज चुप रहिए, कुछ चीजें इस तरह की थी आप जो प्लीज चुप रहिए। 100 वोट, 500 वोट और 1000 वोट से कम वोट वोट से हम लोग हारे। तो हमारी 60 के पार जाती, 60 के पार। संजय श्रीवास्तव जी इस तरीके से अभी डिस्क्राइब किया आरुषि जी ने कि 60,000 वोट अगर आ जाते, हमारी 10 सीटें और निकल जाती,
लेकिन रायपुर का जो कैंडिडेट है उमेश शर्मा का, वो तो मार्जिन 30,000 से ऊपर से वही जीत गए। अगर ऐसे मैथमेटिकल अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें, अगर हम डोईवाला विधायक जी की बात कर लेते हैं जो गैरोलॉजी है, वो भी बड़े मार्जिन के साथ जीत गए। लेकिन इसमें संजय श्रीवास्तव जी, एक चौंकाने वाली बात ये भी निकल के आई है कि कांग्रेस बिल्कुल ताजपोशी की तरफ रवानगी करने वाली, लेकिन महिलाओं को सम्मान ना देना, जिस तरीके से आपने कहा कि टिकट में उनकी भागीदारी नहीं, वहां पे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है पदाधिकारियों से खेचतानी करना, या सीधा सीधा रंजीत रावत जी की बात करते हैं, हरीश रावत जी पे सीधा सीधा आरोप वो लगा देते हैं कि टिकट पैसे लेके दिए गए। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को डैमेज करती हुई नजर आती है। संजय श्रीवास्तव, देखिए कांग्रेस, मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस जमीनी रूप से मजबूत कभी रही ही नहीं, दिखाने का भी प्रयास नहीं। जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व को लेकर के मुखिया के नाम पर, मुख्यमंत्री बनने को नाम पर लगातार द्वंद्व चलता रहा। प्रीतम सिंह अध्यक्ष बनाए गए, प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे, चुनाव के दौर में उनको साइडलाइन किया गया। उसके बाद जो प्रभारी थे, जिस तरह से प्रभारी के ऊपर आरोप लगे, ये चुनाव के समय ही ये पता चल गया था कि कांग्रेस जिस द्वंद्व से गुजर रही है वह द्वंद्व उसे सत्ता में नहीं ला सकता। लेकिन परिस्थितियां जैसे होता है ना कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आएगी, सारी समीकरण ये बता रहे थे कांग्रेस आ सकती है, इसलिए कांग्रेस की उम्मीद बन रही थी। लेकिन कांग्रेस के कोई कर्म नहीं दिखाई दे रहे थे कि सत्ता में आ। बिल्कुल संजीव वर्मा जी, देखिए अगर हम बात करते हैं स्टार प्रचारकों की, राहुल गांधी जी, उनकी संभावनाएं बन रही है चंपावत आने की। प्रियंका गांधी वाड्रा की संभावनाएं बन रही है। अगर हम बात करते हैं केसी वेणुगोपाल जी, उनकी संभावनाएं बन रही हैं। सुरजय सिंह जो सुरजेवाला हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी संभावनाएं बन रही है। लगता नहीं कि कहीं कांटे की टक्कर होने वाली, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तरफा जाएगा, क्योंकि कहीं भी खासकर जब बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं तो एक तरफा कम देखने को मिला है, वह कांटे की टक्कर रहती है। क्योंकि अगर निर्मला गैतोड़ी जी की बात करते हैं, उनका तो जन्मभूमि कर्मभूमि चंपावत है। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं टक्कर नेट टू नेट फाइट होने वाली है इसमें। संजीव जी, देखिए, पहले मैं अपनी बात कर लूं, फिर दूसरी बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट का जो कार्यकर्ता है, बूथ से लेके, मंडल से लेके, जिले से लेके प्रदेश स्तर तक, हमारी ग्रास रूट पे इतनी जबरदस्त एक जनता के बीच बैठ है। एक प्रत्येक कार्यकर्ता 10-20 जनता के संपर्क में है। हम लोग पूरी गंभीरता से इस चुनाव को ले रहे हैं, और केवल इस चुनाव को, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनाव होता है, छोटे से लेके बड़ा तक, हम पूरी गंभीरता के साथ चुनाव को लड़ते हैं और एक पॉजिटिव रिजल्ट अचीव करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही जिस प्रकार से हम लोग, हमारे 40 स्टार प्रचारक आ रहे हैं, तो 40 हमारे जो स्टार प्रचारक हैं उनको लोग सुनना चाहते हैं। एक अपने आप में बड़े समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप 40 स्टार प्रचारक के साथ चुनाव में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, कांग्रेस जमानत जब्त हो रही। अगर कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही तो आप इतने बड़ी लंबी फौज क्यों उतार रहे हो? संजय जी, मैंने पहले कहा आपको, जो हमारी लंबी चौड़ी फौज आ रही है, जो बड़े चेहरे आने वाले, वो हमारी जीत के अंतर को एक मतलब अरे जमानत जब्त के बाद क्या चाहोगे, जीरो वोट पड़े? तो मैंने ये कहा, जो दिख रहा है अरे कैसा डर, अरे कैसा डर, भीतर घाट का डर। सुनो ना, एक घाट का डर 1% भी नहीं सर, अंतर विरोध 1% नहीं, भाजपा को भाजपा से डर, नहीं संजय जी, भाजपा से डर। संजय जी 1% भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लड़ रही है। हताशा है तो कांग्रेस के कैंपों में है, जहां आज नामांकन के समय में भी जो इनके बड़े नेता हैं वो अपने अपने गुट को लेकर जो नामांकन प्रक्रिया से पूरी तरह से गायब दिखाई दिए। आज तो नामांकन हुआ है, अभी चुनाव बाकी है। आगे देखिए क्या स्थिति कांग्रेस के कैंपों में होने वाली है। जबरदस्त वातावरण है तो
संजीव वर्मा जी लगाते हुए नजर आते हैं कि बड़े चेहरे आज नामांकन किया। निर्मला गहतोड़ी जी ने वहां पे उपस्थित नहीं थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 9 तारीख को अपना नामांकन किया। बड़े चेहरे वहां पे निकल के आते हैं। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे भी लगता है आरुषि जी कि बीजेपी 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी करती है, आप मात्र 30 की करते हैं। ये अंतर तो यहाँ भी नजर आ जाता है। देखिए, हमारे पास जो स्टार प्रचारक हैं वो बहुत ही प्रभावशाली स्टार प्रचारक है, और खास तौर पे जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री जी को हराया है वो खुद वहाँ चुनाव में जो है जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें 30 लोग काफी आप उसके स्टार प्रचारक बना रहे हैं। हमारे जितने भी जीते हुए विधायक हैं, सभी को हमने स्टार प्रचारक बनाया है। की बात कर रही है भुवन कापड़ी की इनकी स्टार प्रचारक की लिस्ट में है ही नहीं। आपको जानकर नहीं है। अरे नहीं है भाई, आज के अखबार में हेडलाइन में आ रखा है कि कांग्रेस पार्टी ने भुवन कापड़ी को अपनी प्रचार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर किया। हमारे जितने भी जीते हुए विधायक हैं सभी को स्टार प्रचारक बनाया गया। साथ में गणेश गोदिया जो आज सब गायब थे। बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ संजय श्रीवास्तव से, मैं लौट के आता हूँ आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी, इस तरीके से भी आपने कहा था कि भीतर घात की ज्यादा संभावना लग रही है बीजेपी के अंदर। लगता नहीं कि अगर एक जाएगा तो दूसरे को मौका मिलेगा। खासकर मुख्यमंत्री पद की बात है, मुख्यमंत्री दौड़ की बात है कि कहीं ना कहीं अगर भीतर घात होती है तो दूसरे जो कैंडिडेट है जीते में उनकी उम्मीद जग जाती है, उनको मौका मिल जाता है, या जो कई सीनियर बैठे उनको एक मौका मिलने की संभावना इसमें बन जाती है। देखिए सर, पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग भीतरघात करते आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को हारने की स्थिति नहीं थी, और हारा तो भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा कि जिस दिन मतदान हुआ उसी दिन हरिद्वार के एक कैंडिडेट ने आके कहा उन्हें हराने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी में ये आरोप लगते रहे हैं और लगते रहे हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, यही डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस से डर नहीं है उसको, तो उसने तो कांग्रेस को निपटा दिया। उसको डर है तो भारतीय जनता पार्टी के अपने उन लोगों से है जो पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो ये जो डर है उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना है, और भारतीय जनता पार्टी उसी पे ध्यान दे रही है कि भीतर घात न होने पाए। जो 2-4 बड़े नाम हैं जो हमेशा हर चुनाव में मुख्यमंत्री ने दौड़ में अपने आप को लेके चलते हैं, उनसे डर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल संजीव वर्मा जी, देखिए स्पष्ट तौर पर संजय श्रीवास्तव जी ने कहा है कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा सीधा आरोप लगते आए हैं, और कहीं ना कहीं देखिए पुष्कर सिंह धामी जी के लिए कहेंगे सीधे सरल स्वभाव जो व्यक्तित्व है, जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं समीकरण बिठाने की राजनीति में विश्वास रखते हैं। कम शब्दों में, क्योंकि समय की अपनी सीमा भी है। संजीव जी, देखिए 2025 विधानसभा चुनाव हमने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा, और चुनाव मैदान में और 47 सीटों का एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत का पूरा श्रेय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री संजय श्रीवास्तव जी, अरे राम तो दुश्मन है, आप ये राम दुश्मन है, आप आपको बताते रहे चंपावत कांग्रेस पुष्कर सिंह धामी जी 9 तारीख को अपना नामांकन भर चुके हैं। निर्मला जी 11 तारीख को अपना नामांकन भर चुकी है। आने वाला समय बताएगा कि किस करवट बैठता है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।